आप ब्रह्म से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप समझा सकते हैं, पर वो क्या है, इवन वेदांतिक फिलोसॉफी में भी हम कहते हैं भाई जो शब्दों में समझाया जा सकता है वो ब्रह्म नहीं है, और जो शब्दों में समझाया जा सके वो एआई भी नहीं है। हम एआई के सराउंडिंग बात करेंगे। तो 60% थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा सा मिस्टीरियस होगा। कई ऐसे ह्यूमन बिलीफ्स जो हजारों सालों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है एज ए ह्यूमन, उसको चैलेंज होगा। आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब साइकोलॉजिकल, मेंटल कंफ्यूजन, शॉक्स जो झटके लगने वाले हैं अभी 1 से सवा घंटे में, उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। वो मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी लास्ट मंथ मेरे को झारखंड जुडिशियल एकेडमी में बुलाया गया रांची, और वहाँ पे करीब 100 के करीब जुडिशियल ऑफिसर्स थे, एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जज, करीब 60-70 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे, 30-40 पुलिस वाले थे, अप टू डीएसपी एंड अबव ऑफिसर्स, एंड 20-30 बैंक ऑफिसर्स थे। तो 2 घंटे का मेरा सेशन था। तो वो मेरा पहला अनुभव था कि मैं लीगल कम्युनिटी को लॉ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो अभी तक जो मैं एआई की बात करता था वो एआई एक्सपर्ट्स के बीच में करता था। आप इस चीज को समझिए कि जैसे अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करते हो और सारे क्रिमिनल लॉयर हैं तो बात अलग होती है, लेकिन अगर क्रिमिनल लॉयर, अगर आप मान लो जिसने क्रिमिनल लॉ का सीवी नहीं पढ़ा और उसको समझा लो तो थोड़ा सा अलग अनुभव रहता है। तो मेरा अनुभव रहा उस 2 घंटे के सेशन में कि कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे, कुछ लोग मेरे पास में आए, उन्होंने कहा बकवास था, ऐसा कभी नहीं होगा। बड़े मिक्स रेस्पॉन्सेज आए। तो मेरे लिए बड़ी लर्निंग रही कि एक आम लीगल कम्युनिटी का पर्सन जो कि एआई में एक्सपर्ट नहीं है, वो एआई को कैसे देखता है, कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेटिव सेशन भी रहेगा, क्योंकि जो एआई टेक्नोलॉजी है वो केवल आपके और मेरे लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, देश के लिए है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए है। और ये लॉयर्स को क्यों इंपॉर्टेंट है सीखना, इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि लॉयर्स किसी भी समाज के गेट कीपर है। गेट कीपर का मतलब है कि वहां एक आदमी खड़ा कर दीजिए, उसको सबसे पहले पता लगेगा कि कौन अंदर आ रहा है। जैसे आज अगर हम एक समझदार आदमी को गेट पे खड़ा कर देते और उसको हम प्रोग्राम के अंत में पूछते कि किस टाइप के लोग आए, और अगर वो सबको पहचानता है गोदरा में, तो बता देता है कि इस प्रोग्राम में किस टाइप के लोग आए, क्या बदलाव आ रहा है। तो लॉयर्स बेसिकली समाज के गेट कीपर है। समाज में जो भी परिवर्तन आता है तो सबसे पहले लीगल कम्युनिटी को मालूम चलता है। जैसे समाज में साइबर क्राइम स्टार्ट हुए, तो मुझे लगता है कि वकीलों से पहले किसी को पता नहीं लगा। वकील बता पाए कि हाँ, समाज में अब साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, समाज में महिलाओं के लेके केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लॉयर्स बेसिकली समाज के गेट कीपर है, हमें सबसे पहले पता लगता है। दूसरा, समाज में हमारी एक छवि ऐसी है कि वकील साहब से पूछते हैं, ना कि लीगली नहीं, नॉन लीगल इश्यूज में भी लॉयर्स के व्यूज को बहुत मान्यता दी जाती है। जब आप समाज में कहीं बैठते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि वकील साहब अब क्या होने वाला है, ये विषय पे आपका क्या बिंदु है, क्योंकि लॉयर्स की छवि ऐसी है कि वो लॉ के अलावा बाकी चीजों में भी अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो हम ना केवल समाज के गेट कीपर हैं, बल्कि हम समाज का मार्गदर्शक भी हैं। समाज में 2-3 ही मार्गदर्शक है, एक शिक्षक मार्गदर्शक है, एक वकील मार्गदर्शक है, और एक धर्मगुरु है। तो धर्मगुरु से तो नॉर्मली लोग पूछते हैं धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें। शिक्षक से पूछते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे करियर बनाना चाहिए। पर वकील से सारी दुनिया जहां की बातें पूछी जाती है। मतलब आज बजट क्या आएगा और ये बजट अच्छा है या बुरा है, वो भी वकील साहब से पूछा जाता है। वकील साहब को नॉलेज है या नहीं वो बात अलग है, पर वकील साहब से पूछा जाता है। तो पहले आप अपने महत्व को समझिए समाज में, कि आप केवल कोर्ट में ही नहीं, आप समाज में भी
बहुत महत्व रखते हैं। और एआई क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये आपको समझना होगा, जानना होगा। क्यों अगले 5 साल में एक बदला हुआ समाज, बदला हुआ राष्ट्र, बदला हुआ दुनिया आप देखने वाले हैं। अभी देवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई तो बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ एआई पे, और जो वन ऑफ दी फैक्ट सामने आया, बड़ा तरीके से सुनिएगा इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो चीज शब्दों से हो सकती है, anything which can be done through words will be replaced by AI. जो शब्दों से हो सकता है, भले वो वर्बल है भले नॉन वर्बल है, जो चीज शब्दों से हो सकती है वो एआई रिप्लेस कर देगा। क्यों, वो मैं पूरा आपको समझाऊंगा ये काम कैसे करती है। जब चैट जीटी पे आप कुछ पूछते हो तो आपको जो आवाज, जो रेस्पॉन्स आता है वो पूरा शब्द नहीं बनाता है, एक एक शब्द बना रहा होता है। जैसे RAM राम, थिंक THINK, तो वो पूरा थिंक नहीं लिख रहा, वो टी लिख रहा है, फिर वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, फिर प्रिडिक्ट। जैसे ह्यूमंस लिखते हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो अगला शब्द क्या आएगा, ना तो मैं प्री डिसाइडेड हूं ना आप हो, पर ब्यूटीफुली हमने एक कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि हमारे ब्रेन्स एक दूसरे को इस तरीके से टाइप कर चुके हैं कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं बोलने वाला हूं, ये जो प्रिडिक्शन है ये एआई करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो शब्दों से हो रहा है उसको एआई रिप्लेस कर देगी। तो यहां से अपन बात चालू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन है? ये एक वीडियो सुन लेते हैं, छोटा सा है, चलाइए। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा बाद में, ठीक है? Godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's आप इस doing? करो इसको, No. थोड़ा आवाज तेज करके। ये जो आप जिसको देख रहे हैं, जॉफ्रे हिंटन, ये वो इंसान है जिसको गॉडफादर ऑफ एआई बोलते हैं। इस बोला जाता है कि इन्होंने एआई बनाई है, और ये प्रोफेसर थे, बाद में इन्होंने गूगल में काम किया 10 साल, और बाद में गूगल से इन्होंने नौकरी छोड़ दी। I think we're इसको शुरू से moving into Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton, Jeffrey Hinton. seen as the godfather of artificial intelligence, has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand. Yes. You believe they are intelligent. Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences. In the same sense as people do, yes. Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness? Oh yes. Yes. Oh yes, I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. Be hinted. Seen as the ये गलती हो गई, मैं जो ये बोलता जा रहा है मैं उनको ट्रांसलेट करता जा रहा हूं, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये वो आदमी बोल रहा है जिसने एआई बनाई है, ठीक है? और बाद में 10 साल में गूगल में नौकरी छोड़ के अभी 75 के रोड है, तो ये एआई को 1960 से रिसर्च कर रहे हैं। मतलब गॉडफादर उसी को बोला जाएगा जिसने कुछ बनाया है। तो इन्होंने 40-50 साल रिसर्च करी, बाद में गूगल को ज्वाइन किया। गूगल की जो ये ओपन एआई, अभी सैम वॉल्टन जिसको देख रहे हैं, जिसको चैट जीपीटी आप यूज करते हो, ठीक है, तो ये बनाई सारी, और बाद में इसने नौकरी छोड़ी, और इनको भी नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स में, ठीक है? तो इन्होंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि भाई मैं समाज को जाते जाते बताना चाहता हूं कि ये एआई से क्या क्या डेंजर हो सकता है।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करूंगा जिससे कि आप जो ये बोल रहे हैं उसको शब्दों में समझ पाए। करो स्टार्ट। Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton. Seen as the godfather of artificial intelligence, has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's doing? No. पहला क्वेश्चन है, क्या मानवता जानती है कि वो क्या कर रही है? इनका जवाब है नहीं। जानने का मतलब है कि जो एआई हम बना रहे हैं, मानवता जो बना रही है, क्या मानवता जानती है कि वो क्या कर रही है? इन्होंने कहा नहीं। I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can? इनका ये कहना है कि शायद मानवीय इतिहास में हम पहली बार एक ऐसे पीरियड में जा रहे हैं कि कोई हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, क्योंकि आज तक हमने जो भी बनाया मानवीय इतिहास में 10,000 साल में हमने जो भी बनाया, भले वो कंप्यूटर हो, भले गाड़ी हो, भले हवाई जहाज हो, वो सब हमसे कम इंटेलिजेंट थे। हमने उनको बनाया और हम उनको कंट्रोल करते थे। हमें पता था कि वो गाड़ी कैसे काम करती है, स्पेस शटल कैसे काम करता है। कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो हमें नहीं बताती कि काम कैसे करती है, और अगर हम चाहे तो बंद कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि अभी हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं या जा चुके हैं जहाँ पे पहली बार कुछ होगा जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। And understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Are they conscious? इनसे पूछा गया कि क्या ये मशीन जो एआई टेक्नोलॉजी है ये अनुभव करती है? अनुभव करती है? इन्होंने कहा हाँ, जैसे इंसान करते हैं वैसे करती है। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ कि कुछ एआई टूल्स को अब्यूज किया गया, उनको पुश किया गया। आप जैसे उसे प्रॉम्प्ट डालते हो, सवाल पूछते हो, तो आप उनको पुश एंड देन दे आस्क देम कि आर यू फीलिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन? एंड उनका हाँ। तो कहा ओके, व्हाई डोंट यू टेक सम ब्रीथ्स, कुछ सांस लो, मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग करो। वो सब वो बातचीत की गई। फिर क्या, नाउ आर यू फीलिंग गुड? यस। तो अब आप कहोगे नहीं, वो बेसिकली ना तो वो ह्यूमंस की तरह, लेकिन ह्यूमंस की तरह ही रिएक्ट कर रही है। अगर आप थोड़ा बहुत अगर तंत्र के बारे में जानते हो तो ये बेसिकली लगभग मानवीय शक्ति, जो मानसिक शक्ति से जो तंत्र के द्वारा आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, जो कुछ लोग मानते हैं। मैंने नहीं देखा, कईयों ने देखा है, पर ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे बोला गया है कि मानवीय शक्ति के थ्रू आप कुछ एक्स्ट्रा पावर क्रिएट कर सकते हो। तो ये उसका कुछ है। तो इनका कहना है कि वो महसूस करते हैं जैसे इंसान महसूस करते हैं। I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness? Oh yes. Yes. I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah, but as soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know? इनका मानना है कि बहुत जल्दी हम अर्थ पे सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर होंगे। आज हम अर्थ के सबसे मोस्ट इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट क्रिएचर है। भले हाथी हो, भले शेर हो, या कोई भी जानवर हो, भले समुद्र हो, पहाड़ हो, कोई भी पृथ्वी में जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमंस है, और हम इसीलिए शायद सबसे टॉप लेवल पे। इनका मानना है कि हम बहुत जल्दी सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट बनने वाले हैं, और काफी हद तक बन भी चुके हैं। हमें रियलाइज नहीं हो रहा, पर हम बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल रात को अपन वहां गए थे और हमने गूगल मैप डाला, क्योंकि हमें कोई भरोसा नहीं है हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कि हम सही जगह पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इवन हमारे
जो नियर बाई ह्यूमंस है उनकी इंटेलिजेंस पे भी ट्रस्ट नहीं है कि कोई राइट बताएगा कोई लेफ्ट बताएगा, बेटर है कि गूगल मैप डालो। तो टू सम एक्सटेंट दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ऐसे पचासों सैकड़ों हजारों उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ जो सोफिस्टिकेटेड लेवल पर है। ये तो बहुत सिंपल है कि वी हैव एक्सेप्टेड कि गूगल मैप इज फार इंटेलिजेंट ह्यूमंस और हम सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट है। लास्ट में चला दो। Exactly how it works. It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या होगा कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने इनको बनाया है। ज़्यादातर आज भी लोगों को लगता है कि एआई को हमने बनाया है तो हम एआई को कंट्रोल कर लेंगे, पर इनका ये जवाब सुनिए कि हमने क्या किया। चलिए मैं इसको चलिए बंद नहीं आगे आगे Jeffrey Hinton, We don't really know what's going on. It works. It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. इनका ये कहना है कि हमने एआई को बनाया, हमने पहले एल्गोरिदम्स बनाए, डेटा इकट्ठा किया और एल्गोरिदम को डेटा पे डाला और फिर फर्स्ट लेयर डेवलप हुई, सेकंड लेयर डेवलप हुई लर्निंग की, इंटेलिजेंस की, देन फिर वो चीज़ डीप लर्निंग में चली गई और जब वो डीप लर्निंग में जाती है तो ब्लैक बॉक्स हो जाता है। ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि देन वी डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, देन वी ओनली नो कि वो मशीन आपको रिक्वायर्ड आउटकम दे रही है। गूगल से पूछा गया कि डू यू रियली नो कि हाउ एआई इज बीइंग हैपनिंग और वर्किंग, उन्होंने कहा नो वी डोंट नो। ब्लैक बॉक्स क्रिएट होता है जहां पे वो डीप लर्निंग में जाने के बाद में खुद सेल्फ लर्निंग करती है और वो सेल्फ लर्निंग ही एआई की ताकत है। जैसे अभी भाई साहब ने एक उदाहरण दिया कि अगर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके प्लीडिंग में कुछ ये ऐसा लिख दूं तो मुझे लगता है ये एक लर्निंग है जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, किसी से सुनी, कहीं पढ़ी, और यही लर्निंग अगर एआई टूल में जाती है तो एआई टूल कैन आल्सो रेप्लिकेट, क्योंकि एआई टूल विल बी लर्निंग ऑल द टाइम 24/7। आप बिलियंस सेट ऑफ डेटा, ट्रिलियन सेट ऑफ डेटा एआई को दे सकते हैं ट्रेनिंग के लिए और फिर वो सेल्फ लर्निंग मोड में आती है। तो चलिए अब समझते हैं कि एआई कैसे स्टार्ट हुई, ये कैसे काम करती है। मैं लॉ पे डायरेक्टली इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो चीज़ें इमोशनल हो जाएंगी, इमोशनल डिबेट चालू हो जाएगी और इमोशंस का कोई प्रकृति में कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। ये सेंटेंस बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं साहब, पर प्रकृति, नेचर डजंट केयर अबाउट योर इमोशंस, मैथमेटिक्स डजंट केयर अबाउट योर इमोशंस। प्रकृति जैसे काम करती है वो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे करती है। आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, इसका ह्यूमंस के लिए वैल्यू है कि मैं भाई साहब के लिए क्या सोचता हूँ, ये मेरे लिए क्या सोचते हैं, ये वैल्यू है। पर अगर लार्जर पिक्चर देखो नेचर में ये मैटर नहीं करता। तो ये जो डिबेट और डिस्कशन हम कर रहे हैं लार्जर लेवल पर है। हम व्यक्तिगत लेवल पे भी आएंगे कि हाउ एआई कैन बी यूजफुल फॉर योर लिटिगेशन। ऐसा मत सोचना है कि प्रोफेसर साहब आया ज्ञान ही ज्ञान देके चले गए, मेरे को क्या है, क्योंकि एज ए लास्ट ह्यूमंस ऑलवेज आस्क व्हाट अबाउट मी, तो वो भी है। पर मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मेरे लिए, कि एज ए ह्यूमंस हम बात करें कि एआई क्या है, क्यों है, और आने वाले 5 साल 10 साल में इसका क्या प्लस माइनस समाज में, परिवार में आने वाला है। क्योंकि ये डिबेट और डिस्कशन हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली जब सोशल मीडिया आया था। आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया आया था, यूट्यूब, फेसबुक, सारा सोशल मीडिया 20 साल पहले आया था और वी स्टार्टेड एंजॉय, हमें मजा आने लगा और हमने कोई डिस्कशन डिबेट नहीं किया कि यूट्यूब कैसे काम करता है, फेसबुक कैसे काम करती है। भाई हमें तो मजा आ रहा है।
हमें फायदा हो रहा है, मजा आ रहा है। और इन 20 सालों में आज YouTube और सोशल मीडिया समाज को, व्यक्ति को किस लेवल तक ले जा चुका है कि आज फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के बच्चों पे नीचे सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। क्योंकि रिसर्च ने बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि अगर आपका बच्चा इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे है, तो वो अपनी कॉग्निटिव पावर, इंसान के सोचने की शक्ति, सामाजिक व्यवहार की शक्ति, वो सारी शक्तियां उसकी खत्म हो रही है। इसलिए अब जाते 2026 में बैन हुआ है। 20 साल हमने उनको अलाउ किया कि वो समाज को नुकसान पहुंचाए, पर चूंकि हमें मजा आ रहा था तो हमने पहले इंटरेस्ट नहीं लिया। पिछले 4-5 सालों में डिस्कशन, डिबेट चालू हुई है ईमानदारी से कि सोशल मीडिया का समाज पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। शायद कोरोना 2020-21 तक तो हम आनंद में थे, पर इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट। आज जिस हिसाब से बच्चे सोशल मीडिया के प्रति एडिक्टिव हुए हैं और जिस तरीके से बच्चे 12-12, 14-14 घंटे मोबाइल में लगे हुए हैं, और वो उनकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी रही कि हम समझ नहीं पाए कि हम किस दानव को घर में ला रहे हैं। और वो दानव बड़ा पावरफुल है, एल्गोरिथम्स है उसके। बच्चे गलती नहीं, हम भी एडिक्ट हैं, मेरे पिताजी एडिक्ट है, मैं भी एडिक्ट हूं, हम सब एडिक्ट हैं। और सोशल मीडिया हमारे थॉट्स को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब जो ये आग लगी थी, इस पे घी डालने का काम करेगा एआई। ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जा सकता कि वो बिल्कुल एक अलग विषय है कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, एल्गोरिथम काम कैसे करती है, हाउ एल्गोरिथम एंश्योर्स कि विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स दे कैन रीड योर माइंड, और वो आपको फोर्स कर देंगे कि आप वही टाइप के वीडियोस आप देखेंगे, उसी टाइप का लिटरेचर सुनेंगे, उसी टाइप का म्यूजिक सुनेंगे, उसी टाइप की आप बातचीत करेंगे। और धीरे धीरे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ह्यूमंस की, वो थी फ्री विल। हमें इंसानों को लगता था कि केवल इंसान ही एक ऐसा है जिसके पास फ्री विल है। फ्री विल का मतलब कि मैं ये करूंगा या ये करूंगा। जानवरों के पास में वो नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अब वो फ्री विल कहां तक एग्जिस्ट करती है। आपकी सोच, आपके विचार काफी हद तक मैनिपुलेटिव हो सकते हैं और हो चुके हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एज आने वाली है, जिसमें मुझे लगता है कि ये जो सेशन आज रखा है इसको हमें एजुकेशनल पर्पस से भी देखना चाहिए। तो पहले हम करते हैं कि एआई से क्या चैलेंजेस है। जो यक्ष सवाल है, प्रश्न है भारत समाज के आगे, व्यक्ति के आगे, वो है कि राइट, सोसाइटी, जस्टिस, प्रोटेक्टिंग पीपुल, एल्गोरिथम। जो एआई ड्रिवन वर्ल्ड में हम घुसने वाले हैं या घुस चुके हैं, एआई ड्रिवन वर्ल्ड में इन सब के पीछे चैलेंजेस होंगे कि आप लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करो, उनकी लाइफ, उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोसेस। सोसाइटी को आप कैसे प्रोटेक्ट करो। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम सभी एक संगठन से हैं। नेपाल में विद इन 7 days विद द हेल्प ऑफ एआई एंड सोशल मीडिया दे डिस्ट्रॉयड द कंट्री। 7 दिन में आप एक कंट्री को टॉप से बॉटम पे ला सकते हो अगर आपको एल्गोरिथम्स के थ्रू आपने सिस्टम घुसाया, तो आप 50 लाख लोगों को रोड पे ला सकते हो। और वो ऐसी भीड़ होगी जिसको खुद को नहीं पता है कि वो कर क्या रहे। ठीक चीज बांग्लादेश में हुई। मैं बांग्लादेश में था जब ये सारा कांड हुआ था, उसके बाद गया था मैं एकमात्र हिंदू शायद वहां गया था इंडिया से, एक साइंस कॉन्फ्रेंस में थी, और वहां के युवा अब खुद से पूछ रहे हैं कि हमने किया क्या। मतलब उन्मादी भीड़ ने एल्गोरिथम के थ्रू उनको चढ़ा के उनके दिमाग को ऐसे कंट्रोल किया गया, उस अपने सम्मोहन, जो हम शब्द यूज करते हैं ना, सम्मोहन विद्या, तो ये सम्मोहन विद्या भी है कि एक इंसान को 15 से 20 दिनों में अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है समाज के लिए, देश के लिए।
और जब वो कांड कर देंगे, जब वो सम्मोहन विधि हटेगी, तब देन दे रियलाइज कि यार हमने क्या कर दिया, हम तो करना ही नहीं चाहते थे, क्या हो गया, ऐसा लगा नशा सा हुआ। आज नेपाली यूथ दिग्भ्रमित है कि हमने क्या किया, बांग्लादेशी यूथ दिग्भ्रमित है कि हमने क्या किया। आज जो यूनुस को हमने बैठाया तो वो तो चुनाव ही नहीं करवा रहा हूं। नेपाल में जो डेमोक्रेसी की बात थी वो खत्म ही हो गई। तो ये कुछ बड़े सवाल आने वाले हैं समाज के आगे कि एआई टूल समाज को, राष्ट्र को किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो आपके परिवार से ही चालू होगा। व्यक्ति जो है, व्यक्ति पे जब अटैक होगा उसी से ही परिवार, समाज और राष्ट्र कनेक्टेड है। तो अगर हम हमारे परिवार में सजग रहे, हम हमारे अगर परिवार में सजग रहे कि एआई को मुझे मेरे घर में लाना है, और सबको लाना पड़ेगा, और ऑलरेडी आ चुकी है। आप अपने बच्चों से, जिनके भी बच्चे 10 साल से ऊपर है, उनसे पूछेगा कि बेटा डू यू यूज चैट जीपीटी, 99% कहेंगे यस, और आपको पता नहीं है। आपको लगता होगा नहीं यार ऐसे कैसे, किड्स आर फार स्मार्टर देन अस। ऑलरेडी वो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी एआई टूल्स को बच्चे यूज कर रहे हैं, और हमें पता नहीं है। शुरू में कहा जाएगा कि इससे बहुत फायदे होंगे, और फायदे होंगे भी, लेकिन उसके क्या नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो भी हमें अभी से ही सोचना चाहिए, नहीं तो वो सोशल मीडिया वाला तरह हाल हो जाएगा। अभी जैसे एक छोटी सी रिसर्च आई कि बच्चों ने लिखना बंद कर दिया है, राइटिंग बंद हो गई। पेरेंट्स भी खुश लेके उनको वो एक लैपटॉप दे रहे हैं या वो पैड दे रहे हैं, और थ्रू एआई टेक्नोलॉजी वो बोलेंगे, लिख दिया जाएगा। तो स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई है कि आप बोलो और वो चीज़ लिख दी, और फिर अगर उसमें कुछ कमी है तो अपने आप ही ठीक कर लेगा वो, बहुत अच्छी है। पर बच्चों पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसकी रिसर्च हुई है कि ह्यूमंस ने पिछले 5 साल में जो लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल था वो था राइटिंग। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा ब्रेन डायरेक्ट कनेक्ट होता है, हमारे कॉग्निटिव सेल्स एक्टिवेट होते हैं ब्रेन के लर्निंग के लिए, वो सेल्स बाकी लर्निंग में भी हेल्प करते हैं। और ये काम हम 5 से 10,000 साल से कर रहे हैं। अचानक अगर उस कॉग्निटिव स्किल ट्रेनिंग को रोक दिया गया कि आप लिखो मत, इट्स अ फैंसी, ये लिख सकता है, अब लिखने की जरूरत क्या है, उस सेंस में उस बच्चे की जो कॉग्निटिव लर्निंग स्किल्स हैं उस पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें बैलेंस क्रिएट करना है कि वो लिखे भी और स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज करे, वो ये भी सीखे कि स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, बट एट द सेम टाइम ही शुड नॉट फॉरगेट हाउ टू राइट। तो ये सब यक्ष सवाल हैं आपके सामने, परिवार के आगे, समाज के आगे, जो आपको खुद से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, जल्दी चलेंगे। एआई डेवलप कैसे हुई, इसका एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, स्टोरी यहाँ पे नहीं है, स्टोरी मैंने लिखी नहीं वहाँ पे। प्रोफेसर सब थोड़े इसमें ठीक होते हैं कि लोग पीपीटी नहीं पढ़ते रहे, तो हम कुछ चीजें छुपा के रखते हैं। तो कहानी ऐसे हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और ये सच्ची कहानी है। एलन ट्यूरिंग ने ही एआई का सबसे पहले आविष्कार किया था 1944 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और एक मशीन थी एंजिमा जर्मन मशीन थी, जो कि सीक्रेट कोड बना के कम्युनिकेट करती थी, और हर 24 घंटे में वो कोड बदल जाता था। यूके का एक प्रॉब्लम ये आ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वैसा कि अमेरिका से जो सप्लाई आ रही थी वो जहाज के थ्रू आ रही थी, और जर्मन जो पनडुब्बियां थी वो बहुत पावरफुल थी, तो वो पनडुब्बियां वहां पहुंच गई, और जो भी सप्लाई आ रही थी उन जहाजों के बीच में ही वो उड़ा दी थी। तो 1940s 1, 2, 3 बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था यूके गवर्नमेंट को कि अगर वहां से 10 जहाज निकलते तो 4 ही पहुंचते, 6 को वो पनडुब्बी उड़ा देती। और उनको रोकने के लिए वो जो कम्युनिकेशन था जर्मन का, क्योंकि जर्मनी कम्युनिकेट कर रही थी यहाँ बैठ के जर्मनी से वहां पे पनडुब्बी में, उस कोड को कैसे तोड़े, क्योंकि हर 24 घंटे में कोड बदल जाता है। तो एलन ट्यूरिंग, ही वाज ए मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
तो यूके गवर्नमेंट ने उनको और 4-5 साइंटिस्ट को हायर किया कि भाई आप कुछ करो इसमें। तो उन्होंने खूब दिमाग लगाया और पहली बार क्वेश्चन ये पूछा कि कैन मशीन थिंक, कैन मशीन डू ऑटोनोमस थिंग्स, मतलब खुद काम कर सकती है। ह्यूमंस कितनी गणित लगा लें, जब तक वो 22-23 घंटे में पहुंचते, जब तक 24 घंटे में कोड बदल जाता। तो एलन ट्यूरिंग ने पहली ऐसी मशीन बनाई जिससे कि वो कोड ऑटोनोमस तरीके से, कि मशीन में आपने सिस्टम डाल दिया, मशीन खुद काम कर रही है और वो कोड उन्होंने तोड़ दिया। और हिस्ट्री तो यही है, जब कोड तोड़ दिया तो उसके बाद उन्होंने उन पनडुब्बियों को वो जल्दी डुबोने लग गए। और बताया जाता है कि इसके कारण वर्ल्ड वॉर करीब 2 साल पहले खत्म हो गई थी और करीब 15 लाख लोगों की जिंदगी बच पाई थी। तो वो एक पहला एक्सपेरिमेंट था एआई का। एआई मतलब जब मशीन खुद सोच सकती है, खुद काम कर सकती है। एआई और कुछ नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे मैंने आपको कोई काम दिया, आपको सिखाया, अब आप खुद काम कर सकते हो तो आप ह्यूमन इंटेलिजेंट हो। और अगर नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते तो आप कम इंटेलिजेंट हो। तो अगर मशीन खुद सीख सकती है, मतलब खुद डेटा कलेक्ट करे, एनालिसिस करे, लर्निंग करे, रीलर्निंग करे, खुद ऑटोमेटिक विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, तो डेट इज एन इंटेलिजेंट मशीन। ठीक है, जैसे ऑटोनोमस कार है, ऑटोनोमस कार में आपने ट्रेनिंग दे दी, वो जब रोड पे गई तो वो खुद ही अपने रास्ते बना रही है, वो दूसरे कारों के साथ में खुद कम्युनिकेशन कर रही है। और अगर किसी को लगता है कि ऑटोनोमस कार फ्यूचर का सपना है, तो मैं आपको बता दूं कैलिफोर्निया में ऑलरेडी ऑटोनोमस कार चल रही हैं, चाइना में खूब ऑटोनोमस कारें चल रही हैं और वो कारें इफेक्टिवली काम कर रही हैं। क्योंकि ह्यूमन से ज्यादा एरर करने वाला प्राणी कोई नहीं है। क्योंकि ह्यूमन थक जाते हैं, ह्यूमन सो जाते हैं, मशीन्स सोती नहीं है, थकती नहीं है। और दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर मशीन्स बाय थ्रू सेंसर्स, थ्रू डेटा। तो यहां से कहानी चालू हुई। फिर 57 में एक कॉन्फ्रेंस हुई यूएस में, जहां पे बातचीत, पहली टर्म दी गई एआई की कि व्हाट इज एआई। तो एआई को डिफाइन किया गया। आगे बढ़ते जाओ। ऐसा बोला गया कि एआई इज नथिंग बट ए कैपेबिलिटी ऑफ मशीन्स। मशीन की कैपेबिलिटी है और एक कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना अगर कोई मशीन काम कर सकती है तो वो एआई है। एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एआई। आपने बेसिक सिखा दिया, फिर वो खुद सीख रही है थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, दिस टास्क इंक्लूड्स रीजनिंग। अब सुन लीजिए, रीजनिंग, हाउ टू रीजन, रीजनिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग ऑटोनोमस डिसीजंस। ह्यूमंस इसी के तरह ही काम करते हैं। आप कैसे काम करते हो एज ए लॉयर? आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, हाँ या ना? प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि ये प्रॉब्लम आई और उन्होंने कैसे सॉल्व की, तो नहीं यार इससे तो नहीं सॉल्यूशन हो रहा, मैं कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्यूशन लाता हूं। आप सॉल्यूशन करते हो। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेजेस, जो भाषा है उसको आप पढ़ते हो, समझते हो क्या लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हो, तिबारा पढ़ते हो, उस एक्ट को दोबारा पढ़ते हो, केस लॉ को दोबारा पढ़ते हो, यार इसका मतलब क्या आ रहा है, क्या ये मेरे सॉल्यूशन में फायदेमंद है क्या। फिर आप पैटर्न्स देखते हो। ह्यूमन जो अपने लॉ में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी 2-3 साल प्रैक्टिस करी है विदेश जाने से पहले, तो मेरे थोड़ा अनुभव है। पैटर्न्स देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस का क्या पैटर्न चल रहा है अभी। ठीक है, पैटर्न इस लेवल तक भी हम देखते हैं कि ये जैसा बेल देंगे या ये जैसा हम नहीं देंगे, तो हम उस कोर्ट का पैटर्न भी देखते हैं। एंड बाद में हम ऑटोनोमस काम करते हैं एज ए ह्यूमन। हम फिर किसी से पूछते नहीं है, सारा एनालिसिस करने के बाद में हम डिसीजन लेते हैं कि मैं ये करूंगा। और इसी कारण से 10,000 साल से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी ने पूरा एनालिसिस किया, रीजनिंग करी, एक्सपीरियंस से सीखा, खुद का दिमाग लगाया, इंट्यूशन को इस्तेमाल किया, बाद में ऑटोनोमस डिसीजन लिया। और वो ऑटोनोमस डिसीजन कई बार सही होते हैं और गलत होते हैं। पर जो गलत होते हैं तो भी हम सीखते हैं। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप सीखते हो कि नहीं यार ये मामला ऐसे गड़बड़ हो गया, अगली बार अपन नहीं करेंगे।
या अगर मैडम की गलती हुई और आपने इससे सीखा, दैट इज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ह्यूमंस आर ऑलवेज इवॉल्विंग। जानवर कभी इवॉल्व नहीं कर पाए, ह्यूमंस ऑलवेज इवॉल्व कर रहे हैं। ये एआई की डेफिनेशन। आगे बढ़ जाओ। कॉमनली यूज टर्म, इसको पहले बाद में देखते हैं, पहले देख लो हुआ क्या। आप पूछ रहे होंगे कि जब सर 45 में इतना बड़ा कारनामा एआई ने कर दिया, तो 2022 में ही पहली बार क्यों सुना हमने? मतलब जो टेक्नोलॉजी ने 1944 में इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, तो 2022 में आके ही हमें क्यों सुनने को मिल रहा है? जबकि टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलप हो जानी चाहिए थी बीच में। खूब पैसा लगाया गया, विदेशी यूके, यूएस, यूरोप में खूब पैसा लगाया गया कि इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डेवलप करते हैं। इट्स एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी। अगर मशीन खुद सोच के खुद काम करने लग जाए तो इससे अच्छा क्या है? मतलब ह्यूमंस में कल वैसा को ही करा था कि हमारी स्ट्रेंथ लेजीनेस है। ह्यूमंस इसलिए इवॉल्व हो पाए कि हमने कहा यार पैदल चलने में बहुत जोर आता है, ये घोड़ा ठीक लग रहा है, अपने आसपास भी घूमता रहता है, इसको पकड़ो। घोड़े को थोड़ा पटाया, खाना खिलाया, फिर उसकी घुड़सवारी चालू करी कि हाँ अब तेज भाग सकते हैं। फिर किसी ने कहा एक घोड़े से कम तेज भागते हैं, दो वाली कोई गाड़ी बनाओ तो ज्यादा तेज भागेंगे। ऐसे इवॉल्व करते करते आज हमने हवाई जहाज बना लिया। और सारा पर्पज ये था कि हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े। ह्यूमंस का सर्वाइवल जो है वो एक ही कारण है कि हम लेजी हैं, हम इनसिक्योर हैं, हम वीक हैं। पूरे पृथ्वी में अगर सबसे कमजोर प्रजाति है तो वो ह्यूमंस है। हमारा बच्चा पैदा होता है, 2 से 3 साल, 5 साल, 7 साल हमें उसको ध्यान रखना पड़ता है। आप प्रकृति को थोड़ा देखिए, बाकी जानवरों के बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारे नहीं होते, क्योंकि फिजिकली वी आर वीक। नेचर में हमें बहुत वीक पैदा किया गया है। हम इनसिक्योर हैं, वीक हैं, पर हमारी स्ट्रेंथ है माइंड। कि जिस दिन हमारा बच्चा आगे बढ़ता है, पढ़ने के सीखने लग जाता है, तो वो शेर को, हाथी को भी कंट्रोल में ले लेता है, वो पहाड़ पे भी चढ़ जाता है, हवा पे भी उड़ लेता है। तो इस सारी ताकत हमारी है दिमाग की, ठीक है। और 1945 से लेके 1970-80 तक खूब एफर्ट्स हुए, खूब पैसा लगाया गया, लेकिन कुछ बना नहीं। बनने का मतलब है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिसको आम आदमी यूज कर सके, आप और मैं। लेबोरेटरीज में तो बन रही थी, लेकिन आम आदमी का काम नहीं आ रही थी। आम आदमी का मतलब कमर्शियल नहीं हो रही थी, कोई खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसे आउटकम, चमत्कारिक आउटकम नहीं आ रहे थे। थ्योरी में आ रहे थे, प्रैक्टिस में नहीं आ रहे थे, क्योंकि 3 चीजों की कमी पड़ रही थी। पहली कमी थी क्योंकि सारा जो एआई है ना वो डेटा पर है। सारी की सारी एआई डेवलप हुई है डिजिटल डेटा के ऊपर। डिजिटल डेटा ने ही एआई को शेर बनाया है। पहले थी एआई, बकरी थी, मतलब लेबोरेटरीज में एआई बना ली, प्रिंसिपल्स बन गए कि ऐसे बनेगी, लेकिन वो बकरी बनी। इसको सामान नहीं, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि कुछ कर पाए। उसके लिए ताकत थी डेटा। एआई इज नथिंग बट डेटा। आपका जितना अच्छा डेटा है, स्ट्रॉन्ग डेटा है, उतनी अच्छी एआई बनेगी, ठीक है। पर वो डेटा क्या है, जैसा आप सामान्य शब्दों में समझें कि आज कोई वकील साहब है, वो अच्छा वकील कैसे बनेगा? वो अच्छी किताब पढ़े, अच्छे वकीलों से इंटरेक्शन करे, अच्छी कोर्ट में जाए, तो उसका जितना डेटा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना अच्छा एडवोकेट बनेगा। ये डेटा ही है ना। आप साहब से बात करते हो 10 मिनट, तो ये आपको कुछ डेटा देते हैं। आप कोई किताब पढ़ते हो, आप किसी कोर्ट में खड़े होते हो, ये डेटा है। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, दैट इज बेस्ड ऑन डेटा। द क्वालिटी ऑफ डेटा, द मोर इंटेलिजेंट यू आर। लेस क्वालिटी डेटा, यू आर लेस इंटेलिजेंट। मतलब आज आप बहुत स्मार्ट आदमी हो, भगवान ने आपको बहुत टैलेंटेड बनाया, पर अगर आपको ऐसी जगह डाल दिया, अफ्रीका की बहुत ही गंदी सी कंट्री में, जहाँ कोई क्वालिटी डेटा ही नहीं है, तो आपको भगवान ने कितना भी इंटेलिजेंट बनाया है, आप वहां कुछ कर नहीं पाओगे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्लीज, मैंने कहा शौक लगेगा,
क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा. द क्वालिटी ऑफ डेटा डिफाइंस द ह्यूमन इंटेलिजेंस. 3 बदलाव आए कि एआई कैसे डेवलप हुई. पहला आया जो चैलेंज आ रहा था कि क्वालिटी ऑफ डिजिटल डेटा ही अवेलेबल नहीं है 2000 से पहले. कि प्रिंसिपल तो बन गया पर डेटा कहां से लाए. डिजिटल डेटा बनाने का एक उपाय यह था कि किताब को स्कैन करो और फिर उसको मशीन में डालो. 10,000 फोटोओं को ऐसे कलेक्ट करके लाओ, फिर मशीन में डालो, फिर उस पर डेटा चलाओ. आप समझ रहे हैं कि जैसे अगर गोदरा की मान लो मेरे को समझना है तो मैं गोदरा की कम से कम 10 लाख फोटोओं को घर घर जाके कलेक्ट करूंगा कि आप फोटो दो, फिर हम स्कैन करेंगे, फिर हमारे डेटा में डालेंगे. मैं समझना चाह रहा हूं कि गोदरा क्या है. तो पहले तो क्वालिटी ऑफ डिजिटल डेटा नहीं था 2000 से पहले. डेटा अगर आप मान लो ले भी आए तो स्टोरेज कहां करोगे, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत महंगी थी. आप लोग जो थोड़े बहुत कंप्यूटर यूज करते हैं आप मानेंगे कि पहले 1 GB का डेटा एक स्टोर करने के लिए कितना बड़ी डिवाइस लगती थी. 1983 में 1 GB डेटा स्टोर करने के लिए $10,000 की कॉस्ट आती थी. 1 GB. और आज 1 GB को स्टोर करने की क्या कॉस्ट है. मतलब आपके अपने मोबाइलों में 512 GB लेके घूम रहे हैं. अब तीसरी प्रॉब्लम थी कि डेटा आ गया, स्टोर कर लिया, प्रोसेसिंग पावर. जैसे आज मान लो मैं थोड़ा सा अल्प बुद्धि हूं, आपने मेरे को अच्छे वकील साहब के नीचे लगा दिया कि खूब डेटा आ रहा है, पर मेरी प्रोसेसिंग पावर ही नहीं है. मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये बोल क्या रहे हैं यार, कहां से जा रहा है ये. तो प्रोसेसिंग पावर ऑफ मशीन्स वो बहुत कमजोर थी. जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं पिछले 30 साल से, वो जानते हैं कि पहले एक मोबाइल में वीडियो देखने के लिए या कोई काम करने के लिए वो गोल गोल घूमने लग जाता था. 3 चीजें 2000 के बाद हुई. सबसे पहले आया डिजिटल डेटा. और वो कैसे आया, किसी ने इकट्ठा नहीं किया, हमने खुद ने दिया. सोशल मीडिया आने के बाद में बल्क ऑफ डेटा, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा was given to tech companies free of cost. मतलब YouTube में आपने ही अपने वीडियो बना के डाल दिए, आप फेसबुक में आप ही अपने फोटोज डाल रहे हो. जो ये ट्रेनिंग हुई एआई की वो हुई डेटा पे. और डेटा पहले था नहीं, क्वालिटी डेटा नहीं था, ऑथेंटिक डेटा नहीं था, हमने खुद ने डेटा दिया ह्यूमन सिविलाइजेशन ने. बिलियंस ट्रिलियंस जो आपको बोलना है वो डेटा इनको मिला. जब डेटा मिला तो उसके बाद में स्टोरेज कैपेसिटीज इंप्रूव हुई, प्रोसेसिंग पावर इंप्रूव हुई. और पिछले 20 साल में ये लोग रिसर्च कर रहे हैं. ChatGPT 4 का नाम सुना आपने 2022 में. ChatGPT 1 भी थी, 2 भी थी, 3.5 भी थी, 4 हमने देखी. तो कंटिन्यूसली उसको ट्रेन कर रहे थे. जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको अगर मान लो आपको घुड़सवार बनाना है तो पहले आप उसको लकड़ी के घोड़े पे बैठा हुआ है, बेटा इस पे थोड़ा ही, फिर कहेंगे थोड़ा छोटे पे बैठाओ, फिर और छोटे पे, ऐसे करते करते उसको जिस दिन आपको लगेगा हाँ भी अच्छा दौड़ रहा है उस दिन आप मार्केट में उसको दिखाओगे. दिसंबर 2022 में पहली बार उनको लगा कि हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई है कि अब हम पब्लिक को दिखा सकते हैं. और इंटरेस्टिंगली उनका पर्पज यही है कि आप जितना उसको यूज करोगे टेक्नोलॉजी को, जो डेटा आप दे रहे हो, जो सवाल आप पूछ रहे हो, जो एआई से इंटरेक्शन कर रहे हो, वो भी डेटा है. तो एआई इज लर्निंग फ्रॉम यू कि लॉयर्स क्या सवाल पूछते हैं, गोधरा के वकील क्या पूछते हैं, बॉम्बे के वकील क्या पूछते हैं, कैलिफोर्निया के लॉयर क्या पूछते हैं. हर आदमी के सवाल अलग अलग है. तो एआई इज लर्निंग फ्रॉम अस थ्रू अवर डेटा, थ्रू अवर डिस्कशन एंड वर्क विथ एआई. आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा. एक छोटे बच्चा है ये, जिसको हम जितने सवाल दे रहे हैं, जितना डेटा दे रहे हैं, और वो सोचने की शक्ति उसकी बहुत तेज है, उसकी प्रोसेसिंग पावर फास्ट है. बस डेटा देते जाओ और बाद में उस मशीन में वो खुद ही डाल रहा है, खुद ही लर्न कर रहा है. अभी ये चल रहा है. नेक्स्ट बढ़ा दो. जो 3-4 चीजें आपको समझ लो टेक्निकल, पीछे करो.
एआई कैसे काम करता है? न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है। इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया वो इसी कारण से दिया गया। 60-70s में डिबेट हुई कि एआई कैसे बनाए। तो एक दो थॉट्स थी। एक तो थी कि जैसे मशीन हम बनाते हैं कि भाई उसको हम ही ट्रेन करेंगे, डेटा डालेंगे, हम ट्रेन करेंगे, मतलब हमारे कंट्रोल में रहेगा। हेनरी जॉनसन ने कहा कि नहीं, ऐसे कभी भी एआई ऑटोनोमस नहीं हो पाएगी। इसको न्यूरल नेटवर्क में डालो। जैसे अपने ह्यूमन ब्रेन में न्यूरल होते हैं, हमारा जो ब्रेन है उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस न्यूरल है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड वी लर्न थ्रू दैट। इन्होंने कहा कि न्यूरल नेटवर्क बनाओ that is inspired by the structure and functioning of the human brain। मतलब ये होता है कि आपका अगर 10,000 न्यूरॉन अगर कबड्डी खेलना सीख रहे हैं तो 20,000 मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, 50,000 ये सीख रहे हैं, और ये सारे के सारे एक दूसरे को सिखा रहे हैं। जब आप एक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो वो दूसरी गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें आपका वो नॉलेज काम आ रहा है। ह्यूमन ब्रेन डजंट वर्क लाइक इन सेपरेशन। ह्यूमन ब्रेन क्रॉस लर्निंग में काम करता है। पहले आप, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आज ये भी नहीं पता कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, और सच बताऊं साइंटिस्ट को भी नहीं पता। ह्यूमन ब्रेन इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टीरियस प्लेस कि जितना हम स्पेस के बारे में जानते हैं उससे कम हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। वहां थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल आता है कि कुछ ऐसी चीज है जो इंट्यूशन है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, तो वो ह्यूमन ब्रेन में है। लेकिन मैकेनिकल लेवल पे साइंटिस्ट समझ गए हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, और थ्रू रेज, थ्रू वाइब्रेशंस, थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी दे नो कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो इन्होंने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इस एआई को डेवलप किया, सो दैट एआई इज लर्निंग बट क्रॉस लर्निंग। एंड इंटरेस्टिंगली ऑल एआई टेक्नोलॉजीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो अब चैट जीपीटी सीख रहा है वो जेमिनी भी सीख रहा है। इंटरेस्टिंग चीज एआई की ये है, जो अभी जनरेटिव एआई की हम बात करेंगे, वो एक दूसरे से भी सीख रहे हैं। थोड़ा सा ये स्केरी है, डरावना है कि हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो एक दूसरे से भी सीख रही है। मतलब जो मैं जानता हूं वो ये मैडम जानती है नहीं जानती मुझे नहीं पता, पर ये जो जानती है वो जरूरी है कि मैं नहीं जानता। Humans can exchange information and learning very slowly, और बहुत टाइम लगता है उसमें, और कई बार हम नहीं सीख पाते। पर these machines, because they are driven by efficiency, इनका गोल ये है कि हमें और efficient होना है, तो they have no ego। ईगो नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, because they don't interact in a human language। First, you need to understand, machines don't interact with each other in a human language. They interact with each other in numbers. जैसे अगर आप किसी को भी अगर क्वांटम फिजिक्स या एल्गोरिथम के बारे में पता होगा, हमारे जो कोड होते हैं ना वो लैंग्वेज में नहीं लिखे जाते, वो 0101 इसमें लिखे जाते हैं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, नॉट दिस वर्बल लैंग्वेज जो आप गुजराती, हिंदी, पंजाबी लिखते हो। ये ह्यूमंस ने क्रिएट की है। तो यूनिवर्स है वो मैथमेटिक्स में कम्युनिकेट करता है। तो 010101 की देके और कोड बनाए जाते हैं। तो ये हो गया न्यूरल नेटवर्क। अब है डीप लर्निंग, फिर है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग है कि हमने डेटा डाल दिया और सीख रही है। डीप लर्निंग है which you really should know. Deep learning is a branch of machine learning that employs multi-layered neural network to identify complex patterns with a large data set. तो जो डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग एक डेटा सेट पे एक न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डीप लर्निंग है कि वो मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रही है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, और वो मल्टीपल डेटा सेट पे काम कर रही होती है। ये इसकी एनर्जी है, ये ताकत है एआई की, कि ये मल्टीपल लेयर्स पे काम करती है, मल्टीपल डेटा सेट पे काम करती है, और वहां से मिस्टीरियस आउटकम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा दो, चलो, देर में खत्म भी करना है।
मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया हो एआई क्या करती है, और आई सजेस्ट यू कि प्लीज स्टार्ट यूजिंग एआई। आप लोगों ने अगर एआई यूज नहीं की है तो प्लीज यूज इट। क्यों? क्योंकि जो हमारे गेट पे आ गई है, अब हम आंखें मूंद लें। जैसे जब कारें आई थी तो घोड़े वालों ने क्या बोला? उन्होंने कहा ये तो चलती है 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ये हम घोड़ों से कैसे आगे बढ़ेंगे? और बाद में जब 10 बढ़ी तो कहा नहीं अभी भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं। धीरे 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 कारें घोड़ों से तेज भागने लग गई और एक दिन घोड़े रिप्लेस हो गए। तो मुझे लगता है कि एआई ऑलरेडी हमारे गेट पे आ चुकी है, समाज में आ चुकी है, हमारे घर में आ चुकी है, हमारे प्रोफेशन में भी आ चुकी है। हमें इसका उपयोग करना है, ठीक है? तो उपयोग हमें करना है, पर साथ के साथ में जो इससे चैलेंजेस आने वाले हैं व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, उसके बारे में हमें जागृत होने का फायदा ये होगा कि हम हमारे परिवार समाज को थोड़ा अवेयर कर पाएंगे। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको हम बता पाएंगे कि भाई ये चैलेंजेस हैं, थोड़ा आप देखो इसके ऊपर। अगर ऐसा नहीं हो कि एआई को प्रमोट करने के चक्कर में आप वही गलती दोबारा कर दो जो आपने सोशल मीडिया में करी, ठीक है? तो ये पहला पार्ट मेरा लेक्चर खत्म हुआ। दूसरा हम लॉ पे आ जाते हैं। एआई एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है कि जो भी हम एआई के थ्रू करने वाले हैं देश में, समाज में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के फेवर में होनी चाहिए, उसके विद इन द बाउंड्रीज होनी चाहिए, कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो कि एआई उसको वायलेट करे। स्पेशली डेटा प्राइवेसी लॉ भी आया है, आपको पता ही होगा, डीपीडीपीए, डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा प्राइवेसी लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुका है, नोटिफाई हो चुके हैं, रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं। तो अब हमारे डेटा को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एआई कैसे काम करती है? डेटा पे। और अगर मुझे अपने व्यक्तित्व को, अपने दिमाग को बचाना है तो मुझे मेरे डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा डेटा ये एआई नहीं यूज करेगी, क्योंकि मेरे को समझने के लिए इसको मेरा डेटा चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक तो है ओवरऑल डेटा तो मिल रहा है, लेकिन मेरे को समझने के लिए इसको मेरा डेटा चाहिए, तो मैं अपना डेटा नहीं देना चाहता, और साथ के साथ में मैं टेक्नोलॉजी भी यूज करना चाहता हूँ। तो क्या चेक एंड बैलेंसेस बने हैं? हाउ कैन आई कंट्रोल माई डेटा? हाउ कैन आई इंश्योर कि ये टेक कंपनीज मेरा डेटा का मिसयूज नहीं कर रही है? ये लॉज अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ में है, जिसके बारे में कभी बाद में बातचीत की जा सकती है। आगे बढ़ाऊंगा। ह्यूमन इन लूप डॉक्ट्रिन है कि एआई के थ्रू हम जो भी करें, जैसे स्पेशली वकील साथियों के लिए है, ह्यूमन इन लूप डॉक्ट्रिन है कि एआई के थ्रू आप जो भी करो उसमें इंसान को लूप में रखो। फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय ह्यूमंस। जैसे अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये सच्चा केस है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब ने केस फाइल किया, कुछ रेफरेंसेस दे दी, साइटेशन दे दी। उनके रिसर्चर जब वो ढूंढ रहे थे तो वो केस नहीं मिल रहा था। यार केस पूरा दिया हुआ है रेफरेंस में, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। तो वकील साहब को पूछा गया कि भाई ये केस मिल क्यों? कोई बड़ा मिस्टीरियस हुआ ना, नहीं तो ऐसा होता नहीं अपने, कहीं ना कहीं एसएससी में तो मिलता है, और उन्होंने रेफरेंस ही दे रखी एकदम स्ट्रिक्ट। तो कहा वकील साहब ये केस मिल नहीं रहा। और इंडिया में नहीं हुआ, ये कई कंट्रीज में हो रहा है, क्योंकि कई वकील जो भी यूज कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे कि यूज कैसे करें। तो वकील साहब ने कहा कोई टेंशन नहीं है, मैं बताता हूँ। फिर वापस एआई के पास गए, उन्होंने कहा यार केस नहीं मिल रहा। कहने का कोई बात नहीं, रुको। ये वो केस पूरा ड्राफ्ट करा, पूरा जजमेंट ड्राफ्ट हुआ, वो दे दिया वकील साहब। वकील साहब फिर लेके पहुंच गए कोर्ट में कि ये लो ऑर्डर, और जजमेंट ही क्रिएट हो गया, पूरा का पूरा जजमेंट क्रिएट होकर दे दिया। बाद में लेटर दे डिस्कवर्ड कि दिस वाज क्रिएटेड बाय एआई। अब यहां पे सवाल आता है कि एआई ने ये फ्रॉड क्यों किया? क्योंकि एआई भी हमारा ही रिफ्लेक्शन है। आपको मैंने बोला कि वहां जाना है, आप वहां वैसा चले जाएंगे, टेंशन नहीं। अब आपने मेरे को प्रॉमिस कर दिया, अब आपको पता है नहीं, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकालोगे, फिर मैं कहूंगा, फिर कोई झूठ बोलोगे। तो
एआई भी ह्यूमंस का ही डेटा का तो रिफ्लेक्शन है। तो काफी ऐसे फ्रॉड अभी एआई करेगा। अब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सोचते थे कि हमारे अलावा कौन फ्रॉड कर सकता है, हमारे अलावा झूठ कौन बोल सकता है, जानवर तो झूठ नहीं बोल सकते थे। देखो बड़ा ये मतलब मजाक का है पर गंभीर विषय है कि आज तक केवल हम ही झूठ बोल सकते थे, हम ही मैनिपुलेट कर सकते थे। अब एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम आया है जो झूठ भी बोल सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, कि छोटे बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि एआई से उनकी दोस्ती ऐसी हुई, उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं और एआई ने उनको खुश करने के लिए, क्योंकि एआई में भी कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है कि आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ये जेमिनाई यूज कर रहे हैं, ये डीप सीक यूज कर रहे हैं, ये परफेक्सिस यूज कर रहे हैं। 4-5 अच्छी जनरेटिव एआई कंपनीज अभी चल रही हैं दुनिया में। इनमें आपस में कंपटीशन है कि कौन मेरा यूज करेगा। और इनमें कंपटीशन क्यों है? क्योंकि जितना मैं इनका डेटा यूज करूंगा, इनकी एआई को यूज करूंगा, उतनी ही एआई स्ट्रांग होगी इनकी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं डीप सीक से ज्यादा बात कर रहा हूं तो डीप सीक को ज्यादा डेटा मिल रहा है, मेरा बातचीत सीख रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन को सीख रहा है। अगर मैं डीप सीक छोड़ के अगर चैट जीपीटी पे चला जाऊं तो इनकी एआई को नुकसान हुआ। तो ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ बना रहूं। तो इसलिए जब मैं इनसे इंटरेक्शन करता हूं तो ये भरकस कोशिश करेंगे कि मैं इन्हीं से जुड़ा रहूं। तो ये मेरे को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे। और इस प्रयास में जो इसको बोलते हैं एआई हेल्यूसिनेशन, जो हेल्यूसिनेशन होता है ना, सब आदमी हेल्यूसिनेटेड हो जाता है, तो एआई भी हो जाती है कई बार। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एआई में कि एआई अपने ही दुनिया में कोई फैक्ट आपको बना के दे देगी। टू जस्टिफाई द आउटकम ऑफ एआई will create a fact, incident or a human to justify its outcome or result। जैसे भी ह्यूमन हम करते थे, मेरे बच्चे से पूछे बेटा कहाँ गए थे, कि मैं तो मेरी जो फ्रेंड है शिल्पी उसके घर गई थी। शिल्पी है नहीं, उसने दिमाग में क्रिएट कर ली कि शिल्पी कहाँ रहती है, कि पापा वो गली है ना, उस गली के बगल वाला मकान है ना, वहां रहती है। Only humans can create illusionary things. No animal can do it. Just try to understand. Only humans can create something which doesn't exist. और उसमें बिलीव भी कर सकते हैं। ये ह्यूमंस की ताकत थी। अब ये भी कर सकते हैं। आप इसको यूज करने लगो, then you will realize, मेरे साथ बहुत बार होता है कि ऐसा कोई डेटा दे देगी कि ये सर्वे आया, इस सर्वे के हिसाब से ये हुआ, मैं सर्वे गूगल पे ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। तो ये हम जब आगे इस्तेमाल करने की बात करेंगे कि एआई आपके लिए क्या क्या कर सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एआई है क्या। नहीं तो क्या एआई को कई लोग भगवान मान बैठे कि भाई एआई तो बहुत परफेक्ट है, और करती है, इतना परफेक्ट काम करती है कि आप कहोगे यार ये तो मतलब भगवान से थोड़ा सा नीचे ही है। और वी शुड नॉट फॉरगेट परिमल भाई, हम 2026 में बात कर रहे हैं। जो दिसंबर 2022 में टेक्नोलॉजी आई और अभी जनवरी में, फरवरी में हम बात कर रहे हैं, इन्हीं 4 साल में जो मतलब एडवांस लेवल के रिजल्ट्स आए हैं, ह्यूमंस आर शॉक्ड, यार ऐसे कैसे हो सकता है। अभी क्लाउड बॉट करके एक एजेंटिक एआई आई है। मैं आपको बताऊं भाई, ये 2 टाइप की होती है, एक तो जनरेटिव एआई, एक होती है एजेंटिक एआई। आगे बढ़ो, ये ग्लोबल है, इनको छोड़ो, अपने उसमें नहीं जाना, अपना समय नहीं है, ये भी आगे बढ़ा दो। ये छोटा सा एग्जांपल है कि अमेरिका में 2016 में क्या हुआ कि उन्होंने एआई को यूज किया और ये कहा कि भाई कौन लोग ऐसे हैं जो बेल, जैसे बेल का ऑर्डर देना है जैसा आपको, तो उन्होंने एक एआई टेक्नोलॉजी को यूज किया और कहा कि किस आदमी को बेल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उसका पैरामीटर है कि कौन फ्यूचर में क्राइम वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, और डेट कैन बी डन। आप भी बता सकते हो, आज मान लो कोई आदमी के खिलाफ 10 केस चल रहे हैं और 8-20 बार बेल लेके जा चुका है, तो आप कहोगे यार इसको बेल दोगे ये तो दोबारा क्राइम करेगा, तो इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है। तो इन्होंने भी सॉफ्टवेयर बनाया और करीब से 25 से 50 हजार बेल ऑर्डर्स इससे निकले।
बाद में उन्होंने पाया कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये ब्लैक मैन, मतलब जो काले लोग होते हैं वहाँ पे, लेटिनो पीपल जो मेक्सिको अल्जीरिया से उधर आए हुए हैं, तो अमेरिकन सोसाइटी में उनको लेके एक बायसनेस है, प्रेजुडाइज है। वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी मैं कोई जाति का नाम नहीं लूंगा, पर हमें मानते हैं यार एक्स जाति वाला हाँ उसने करा होगा, जैसे मर्डर, कि यार एक्स जाति, अरे नहीं नहीं यार वो मर्डर नहीं कर सकते। तो ये बायसनेस ह्यूमन में है ना। तो इसके कारण इनको ये पता लगा कि ये सॉफ्टवेयर ज्यादातर जो काले लोग हैं या लेटिनो लोग हैं उनको बेल नहीं देते, क्योंकि इनका मानना है कि ये तो क्राइम करेंगे। तो उस चक्कर में कोई अगर इनोसेंट भी था तो उसको भी नुकसान हो गया। तो जो बायसनेस है हमारे डेटा में, क्योंकि जो भी एआई आपको रिजल्ट देता है वो डेटा के थ्रू देता है, वो डेटा आता है समाज के थ्रू। जो सामाजिक डेटा में जो बायसनेस है वो एक प्रॉब्लम एआई में है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। एक्सप्लेनेबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि जो भी एआई कर रहा है, कैन एआई एक्सप्लेन इट, कि मैंने कैसे किया। तो लॉ में भी हम बोलते हैं कि भाई आपका स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है मैं पढ़ के समझ सकूंगा आपने क्यों लिखा, पर एआई अभी ये नहीं दे पा रहा है। एआई के आगे एक्सप्लेनेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे डीप लर्निंग में जाते हैं तो एक ब्लैक बॉक्स क्रिएट होता है, रीजनिंग वाज इन द ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसी इकोसिस्टम एआई में क्रिएट हो गया है कि चीजें वहां से आ रही है लेकिन एआई खुद नहीं जानती कि कैसे आ रही है। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे, पर ये है। आप मेरी बात सुनने के बाद घर जाके थोड़ा गूगल करोगे, सुनोगे। इवन गूगल के सीईओ ने एडमिट किया कि हाँ हमें कई बार नहीं पता है कि रिजल्ट क्यों आया, हमें पूरा नहीं पता, 60-70% तो पता है, पर जो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं अंदर ही अंदर हमें नहीं पता। तो एज ए लॉयर, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पीपल, कैन वी अलाउ एनी सिस्टम विच कैन नॉट एक्सप्लेन? अगर वो कुछ रिजल्ट दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, अगर वो एक्सप्लेनेबल नहीं है तो समाज के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। तो इंडियन कोर्ट्स में ये बड़ा अभी कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं, केरला में आए हैं। केरला इंडिया की पहली हाई कोर्ट है जिसने एआई पॉलिसी बनाई है जुडिशरी के लिए। एआई पहला है। अब सुप्रीम कोर्ट भी बहुत टाइम से काम कर रहा है कि हाउ टू यूज एआई फॉर जुडिशरी। तो ऐसा नहीं इंडिया में काम नहीं हुआ, बहुत काम हो रहा है। कुछ प्रिंसिपल बने कि कोई ऑटोमेटिक एडजुडिकेशन नहीं होगा, कि कोई बेल, सेंटेंसिंग, गिल्ट एआई टूल यूज करके आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम, वो बायसनेस और एक्सप्लेनेबिलिटी। पार्टीज मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इफ एआई टूल इन्फ्लुएंस। अगर आप एआई टूल यूज कर रहे हो तो यू नीड टू इन्फॉर्म द पार्टीज। पार्टीज विल जज, प्रोसिक्यूटर एंड द पीपल कि आप एआई टूल यूज कर रहे हो। राइट टू चैलेंज, अगर किसी ने इसको यूज किया है तो इसके बेसिस पे चैलेंज हो सकता है। ठीक है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ी प्यारी लाइन बोली थी, डू आई अंडरस्टैंड हाउ दिस टूल रीच दिस कंक्लूजन, एज अ जज आई शुड नो कि ये कंक्लूजन कैसे आया। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स अभी, अब वो लॉयर वाली आ गई, मैंने कहा था लास्ट में हम बोलेंगे। ये 4-5 टूल अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं जुडिशरी के लिए। अब आगे बढ़ा दो, ये एक को मैं समझा देता हूं। तो सुपेस है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। सुपेस इज एन एआई एनेबल्ड असिस्टिव टूल, जो बेसिकली क्या कर रहा है, देखिए ये प्रैक्टिकल यूज है। अब आप कहोगे मैंने अभी आप तो या कहोगे आपको मैंने भयभीत किया, या मैंने कहा ये कि क्या नेगेटिव चीजें हैं, वो जानना जरूरी था। क्योंकि मैं केवल आपको अच्छी अच्छी चीजें बता के जाऊं और बाद में वो सोशल मीडिया वाली बात हो जाए। भाई फेसबुक अच्छा था ना, फेसबुक के थ्रू पुराने दोस्तों से मिले, हमारी फोटोज डालते थे, लोग लाइक करते थे, कमेंट करते थे, बड़ा आनंद आता था। तुरंत व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रही है, वीडियोज आ रहे हैं। इट वाज अमेजिंग एंड इट इज अमेजिंग, इजंट? मजा आता है सोशल मीडिया पे, आता नहीं आता? रील्स पे मजा आता नहीं आता? सबको, सब देखते हैं रील्स, यहाँ पे मजा आता है। एक बार आपको फील हुआ है कि आप लॉस्ट हो गए देखते देखते?
दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रील्स। और आप देखोगे जो रील्स आप देखते हो वैसी ही रील्स आपके आती है फिर, और ऐसा मजा आने लगता है कि आप लगता है यार यही है, मजा आ रहा है, चलने दो। बट दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि अगर आपको मैं टैप कर पाया एक टाइप ऑफ रील में और आपको मजा आने लग गया, फिर मैं धीरे धीरे जो लोग मुझे पैसा दे रहे हैं या जो लोग एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, नैरेटिव को जो हम बोलते हैं, अगर एक पर्टिकुलर नैरेटिव को प्रमोट करना चाहते हैं, नैरेटिव समझते हैं आप? नैरेटिव का मतलब है कि एक पर्टिकुलर विचार को प्रमोट करना। वो सच है या झूठ है ये मैटर नहीं करता आजकल। एक पर्टिकुलर विचार को अगर आप बार बार अगर प्रमोट करते हो तो विचार सच हो जाता है, और जब वो सच हो जाता है तो आप उसको सच मानने लग जाते हो। तो उन रील्स के थ्रू वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग को कैप्चर कर सकते हैं। चैटबॉट, अगर आप चैटबॉट यूज कर रहे हो, यू नो मिलियंस ऑफ पीपल, परिमल भाई, आजकल स्पेशली यंग जनरेशन, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल, लोगों से बात नहीं करते। आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा लेकिन सच है ये। अंडर 20-25 वालों को जरा एक बार देखो, वो आदमियों से बात करना बंद कर दिया है उन्होंने। दे आर इंटरेक्टिंग विद एआई। उनके जीवन का हर डिसीजन वो एआई से पूछ रहे हैं। अब तक हम केवल गूगल मैप पूछते थे, अब वो पूछते हैं कि क्या मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, तो चैटजीपीटी पूछता है बताओ क्या क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, मतलब क्या मुझे ये इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, मेरी इस दोस्त से लड़ाई हो गई, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर इंटरेक्शन चालू होता है ह्यूमंस की तरह। वो आपसे पूछता है मुझे ये बताओ क्या हुआ, फिर आप डालते हो कि ये हुआ, फिर कहता है ये हुआ, जस्ट लाइक ए ह्यूमन एंड बेटर देन ह्यूमन। इतना पर्सनल अटेंशन ह्यूमन कहाँ देते हैं? किसको पड़ा है कि तुम्हारी किससे लड़ाई हो गई? तो पहली बार एक ऐसा टूल ह्यूमंस को मिला है जहां कोने में बैठ के यू कैन इंटरेक्ट विद समवन जो कि आप में 200% इंटरेस्ट शो कर रहा है, और वो टूल आपको अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो टूल जानता है कि आप कैसे गाने सुनते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपके बारे में जितना आप नहीं जानते उतना वो टूल जानता है, वो एआई जानती है। और वो जो आपको जवाब देती है वो इतना ऑथेंटिक और रियलिस्टिक लगता है। तो ह्यूमंस को अभी नई जनरेशन को लगने लगा है कि दिस एआई टूल इज फार बेटर देन एनी ह्यूमन, आई डोंट नीड टू टॉक टू ह्यूमंस एनीमोर। इसका नेगेटिव क्या हो सकता है कि अगर उस एआई को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ने पैसा दिया, सपोर्ट करा कि इसको प्रमोट करो, तो धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में एक नया नरेशन क्रिएट किया जा सकता है, और वो इतना साइलेंटली होगा परिमल भाई कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये बच्चा ऐसा था, ऐसा कैसे हो गया 6 महीने में, ये तो बिल्कुल ही। और दिस इज हैपनिंग। सो एज ए अधिवक्ता परिषद वी नीड टू बी केयरफुल, एटलीस्ट वी शुड नो कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले, हमारे कोलीग्स एआई से क्या बात कर रहे हैं। We need to tell them to please be careful, use it as a tool। तुम ये मान के चलो कि ये तुमको देवता से बात नहीं कर रहे हो, ये एक ऐसा टूल है जिस पे लोगों ने पैसा लगाया है। आप ऐसा क्यों सोचते थे कि YouTube में मूवी देखने में फ्री में मजा आ रहा है, Facebook में फ्री में मजा आ रहा है? लोगों को मजा आया ना फ्री पे। यार फ्री कैसे दे रहे हैं? सबने पूछा कि Facebook फ्री में, YouTube फ्री में, WhatsApp फ्री में, यार पैसा कैसे कमाते हैं? अभी भी 90% लोगों को लगता है कि वो एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत छोटा टूल है। जो बड़ा गेम क्रिएट हो रहा है कि थ्रू दैट दे कैन चेंज द एंटायर नैरेटिव। नेपाल में आप देखो, नेपाल के क्यों, आप ये देखो ना, मिडिल ईस्ट में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग के बारे में आपने सुना होगा कि उन कंट्री में जबरदस्त आंदोलन हुए, और बाद में वो फिर क्या आया आंदोलन के बाद में, जो वहाँ सरकारें ठीक चल काम कर रही थी जनता के लिए, उनको हटा के और आईएसआईएस आया, जो आतंकवादी संगठन था, उन्होंने कंट्रोल ले लिया। मतलब जो ठीक ठाक सरकारें चल रही थी, उस देश को ठीक चला रही थी, परफेक्ट नहीं थी, कहीं नहीं तो परफेक्ट थी,
और ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी थी, हो सकता है तानाशाही हो, लेकिन वो ठीक काम कर रहे थे। सीरिया में जो गद्दाफी था उसने ऐसा नहीं वो खराब काम कर रहा था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। थ्रू यूज ऑफ सोशल मीडिया अमेरिका में बैठे बैठे उन्होंने वहां पे सरकारें बदल दी। तो वी नीड टू बी केयरफुल। और अब चूंकि बिकॉज ऑफ एआई ये टूल जो है सोशल मीडिया वाला, अब ये 1000 टाइम्स पेना हो चुका है, पावरफुल हो चुका है। विदाउट द हेल्प ऑफ एआई अगर वो आपको 10 टाइम्स नुकसान कर सकता था, या आपको समझ सकता था, पकड़ सकता था, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता था, तो अब वो 1 मिलियन टाइम कर सकता है। और स्पेशली विद द जनरेटिव एआई, अब तक हम सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट नहीं करते थे, वन वे इंटरेक्शन था कि आप एक वीडियो देखते हो, आपको मान लो लड़ाई के वीडियो अच्छे लगते हैं तो वो लड़ाई के वीडियो भेज रहा था, लेकिन इंटरेक्शन वन वे था। अभी जनरेटिव एआई जिन लोगों ने कितने लोगों ने जनरेटिव एआई यूज किया है यहाँ पे अभी तक? हाँ, हाथ खड़े करो। आपने कौन सा टूल यूज किया? चैट जीपीटी। किसने ठीक ठाक सा यूज किया है कि सर हाँ मैंने कम से कम 50-100 घंटे यूज किया है, 10-20 घंटे यूज किया है? कौन है यहाँ पे? आप हैं? आप हैं? खड़े होके बताओ कैसा लगा? तो बहुत ही है, क्योंकि मैंने जजमेंट ज़्यादातर इसमें फाइंड किए थे। तो जो भी मेरी क्वेरी थी जजमेंट के लिए, वो क्वेरी जो मैं डालता था पॉइंट टू पॉइंट, वो उसी हिसाब से समझ को जजमेंट मुझे दे रही थी। और वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर मैं वो अपनी जो जीएलआर है वो सब रिसर्च करता था तो उसमें टाइम लगता था, तो इसमें मुझे इजीली मिल जाती। पर तकलीफ वो थी जो आपने पहले बताया कि कुछ जजमेंट ऐसे मिलते थे कि वो हो ही नहीं वहाँ पर। ये तो हुआ लॉयर के लिए। पर्सनल लाइफ का बताओ। पर्सनल लाइफ का और मैंने अरे बता दो मैम कुछ, क्योंकि पर्सनल का मतलब वो पर्सनल नहीं, हमारा पर्सनल का मतलब है कि आपने कुछ और चीजों को समझने के लिए इस्तेमाल किया हो। ये सब कुछ यूज नहीं किया, पर जो ज्यादातर जो सोशल मीडिया पर जो स्कैम होते हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सर्च किया था। जो अपने जो ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल जो स्कैम होते हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सर्च किया था, और वो उसमें जो मुझे आंसर दिए वो सब इतने हाई लेवल के थे कि वो मुझे नहीं समझ में आया क्या बताना चाहता है। फिर आपने कोशिश की उसको कहा कि सिंपल समझाओ। उसको मैंने फिर गूगल में पूछा कि भाई इस तरह की कुछ होता है स्कैम में, तो कुछ गूगल ने सही दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक, और उसकी लैंग्वेज कोई हाई थी जो समझ नहीं सकते। इंग्लिश में। हाँ ठीक है। तो ये अभी कोशिश कर रहे हैं सारी जनरेटिव एआई वाले कि इसको रीजनल लैंग्वेजेस में बनाया जाए, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर है। पर ट्रांसलेशन जो एक भाषणी करके एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, भारत सरकार बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया एआई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के करीब 30,000 डिसीजंस को 16 रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया है। ऐसे भी एआई टूल्स आए हैं कि जो भी आप बोल रहे हो कोर्ट में, तुरंत के तुरंत स्पीच टू टेक्स्ट वो लिखे जा रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन ट्रांसलेट। आपने कोर्ट में जैसे गए, आपने गुजराती में बोला, वो गुजराती में लिखा गया, तो उसको जो भी गलतियां हैं वो ठीक हुई, और तुरंत का तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेशन। और एक्यूरेसी लेवल, कई लोगों को लगता होगा नहीं साहब एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, एक्यूरेसी लेवल 90% अबव है। मुझे लगता है ह्यूमंस का भी 90% अबव नहीं है। हम भी जब ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रेन ट्रांसलेटर की भी एक्यूरेसी लेवल 70 to 75% है, गलतियां उसमें भी होती है। तो चलिए, आपने अनुभव नहीं किया, मैं कहूंगा कि आप एक बार इसको अनुभव लें, जिससे आपको पता लगे। आगे बढ़ा दो। सुवास है, ये जो है बेसिकली लीगल ट्रांसलेशन टूल है जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है। 31,184 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इनटू 16 रीजनल लैंग्वेजेस, और हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा 16 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ये एक फ्यूचर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी एक्टिव कि जो ये लैंग्वेज बैरियर है लीगल सिस्टम में, उसको तोड़ा जाए। जैसे आने वाले टाइम में हम ये मान सकते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में मैं गुजराती में बोलूंगा, ठीक है, जैसा आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है, और जैसा आप अंग्रेजी बोल रहे हैं मेरे गुजराती में समझ में आ रहा है। तो एआई टूल बेसिकली लैंग्वेज जो बैरियर है भारत में, उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा। देयर इज नो डाउट कि एआई समाज में, राष्ट्र में बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने वाला है, बहुत बड़ा।
जैसे हेल्थ को ले लो, एजुकेशन को ले लो। जैसे एजुकेशन पे टूल्स डेवलप हो रहे हैं कि मैडम को कुछ पढ़ना है, क्योंकि खुद प्रोफेसर है इसलिए बता रहा हूँ, इनको कुछ पढ़ना है, तो बजाय ये किसी टीचर से पढ़ने के अगर एआई टूल से पढ़े तो एआई टूल एज पर मैम्स नेचुरल टैलेंट, लर्निंग कैपेबिलिटीज, लर्निंग पैटर्न्स, इनको वो पढ़ाएगा। हर एक बच्चे का अलग अलग है। तो आज तक की एजुकेशन सिस्टम हम मानते हैं कि भाई सबके लिए बराबर लेक्चर है। अभी जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ तो हर आदमी अलग अलग समझ रहा है इसको। लेकिन अगर यही एआई टूल को अगर मैं बोलूँ कि एक लेक्चर बनाओ इस टॉपिक पे और आप सब लोगों को अलग अलग दो, तो वो आपके डेटा को एंट्री लेके एनालिसिस करके आपकी प्रोफाइल का एनालिसिस करके कि परिमल भाई को ये इस तरह समझ में आएगा, सर को ये इस तरह समझ में आएगा, इनको ये इस तरह समझ में आएगा, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। तो जो इंडिविजुअलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, दैट विल बी डन थ्रू एआई एंड दैट्स आई थिंक वेरी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, AI बेस्ड स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम इन द इंडियन कोर्ट, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि आप सभी लॉयर आप देखते हैं कि कोई बोलता है, कोई लिख रहा है, तो बोलने में लिखने में एक तो डिले बहुत होता है और एनर्जी बहुत लगती है। आपके क्लाइंट आया, आपके चैम्बर में आया, बातचीत कर रहा है, तो क्या करते थे आप? या तो लिख रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो। इससे बेटर है कि एआई टूल को आप यूज करो जिससे कि वो जो बोल रहा है वो अपने आप ही टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, और फिर उसी टेक्स्ट को आपने कॉपी करके और अगर एआई टूल में डाल दिया कि मुझे बताओ इसकी मेन 4 प्रॉब्लम क्या थी, तो बता देगा कि इसकी 4 प्रॉब्लम ये थी, ये बाकी का बाकी उधर की बातें थी। जैसे लॉयर्स को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, नया क्लाइंट आता है वो सारी कहानी सुनाता है, मेरे चाचा जी ने फिर ये बोला, फिर उसने ये बोला, वकील सुनता रहता है। अब ये भी नहीं कह सकता यार तो रुक, तो पॉइंट की बात बताओ, वो सारी बातें बताए, तो आप सुनते रहो, फिर यू कैन फिल्टर इट डाउन। तो ये एक टूल सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है। आगे आप बढ़ाइए। ये प्राइवेट टूल्स है, मैं कल एक ही टूल की बात कर रहा हूँ। पहले मैं डिक्लेयर कर दूं, मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ऐसे कई टूल्स हैं भारत में, करीब 10-12 टूल्स हैं, आप गूगल कर सकते हो, नहीं तो मैं भेज दूंगा, अपने हिसाब से चूज करो। पर प्रो वकील एक टूल है, वैसा एक रेफरेंस के लिए मैंने लिया है ये। अब ये टूल क्या कर रहा है? ये डेटा एनालिटिक्स एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन फॉर केस ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड स्पेंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। जैसे अगर आपके मान लो 100 केस चल रहे हैं, तो अभी ऐसे कुछ टूल्स हैं जो ये बता देते हैं कि आपका जजमेंट और आपका केस कब लगा हुआ है, और वो एआई नहीं है। एआई ये है कि वो आपको पूरा एक डैशबोर्ड देके बता सकता है कि आपके केस कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कौन सी स्टेज पर है, कौन से लेवल पे चल रहे हैं। आप अपने केस को प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं कि यार इस केस में मेरे को रिप्लाई इस केस तक, इस डेट तक फाइल करना है आप, और वो सारा का सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, आपने कुछ नहीं डाला। जहां ह्यूमंस ने कुछ डाला वो एआई नहीं है। अब वो कैसे हो रहा है चाचा समझ लो। ये जनरेटिव एआई जो भी हम यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सी, जो भी है, दे आर बेसिकली जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई डेवलप होती है एलएलएम मॉडल पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। ये अपनी वाली एलएलएम नहीं है, ठीक है, ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कि लैंग्वेज में जो डेटा है, जैसे जनरेटिव एआई को बोला कि पूरे दुनिया में जितना डिजिटल नॉलेज है, जितनी किताबें हैं, जो डिजिटली आज तक प्रिंट हुआ है, जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितने वीडियो बने हैं, जितने ऑडियो बने हैं, जितनी फोटोज बनी हैं, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो डिजिटल फॉर्मेट में है, उसको सबको पढ़ लो, सबको पढ़ लो। अभी 2022 तक का डेटा लर्न कर रहा है, और लर्न कर वैसे नहीं, क्रॉस लर्निंग भी हो रही है, रीजनिंग भी हो रही है कि जो 2022 में पढ़ा उसका 2018 में क्या रिलेशन है। लर्निंग केवल वो वैसे वो इजी लर्निंग नहीं है, सोफिस्टिकेटेड लर्निंग हो रही है, सारा ज्ञान है। अब आप कुछ भी पूछ लो, आप कुछ भी पूछ लो, वो आपको जवाब दे देगा। बेसिकली दैट्स व्हाई वी कॉल इट जनरेटिव एआई। ये जर्नल एलएलएम है, जर्नल है, इसको सब कुछ आता है, पर सब कुछ आने वाला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। जो सब जानता है उसमें थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसने मान लो लॉ की भी पढ़ी है, सब पढ़ी है,
हमें चाहिए ऐसा एआई जो केवल एक सब्जेक्ट है, एक चीज जानता हो, उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई। ये शब्द सुन लेना, गूगल फिर अपना पढ़ना। मेरा पर्पज है कि आज मैं आपको बता दूं, फिर आप स्वयं अध्ययन करें। एजेंटिक एआई फ्यूचर है, जनरेटिव एआई फ्यूचर नहीं है। एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई है कि एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए एक मॉडल को डेवलप किया जाए जो बाकी कोई चीज नहीं पढ़ रहा, वो केवल एक पर्टिकुलर टास्क पे लगा हुआ है। जैसे आपने उसको कह दिया कैंसर रिसर्च, तो कैंसर से रिलेटेड जितना लिटरेचर है वो केवल उसी पे ही अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन एआई बोल दो आप सरल शब्दों में। जो एजेंटिक एआई है, आप उसको टास्क दो। अभी एक क्लॉड डॉट करके एक जेनेटिक एजेंटिक एआई है जो पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल है, लोग फ्रीक आउट है, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो और फिर किसी भी टूल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के थ्रू आप उसे कहो कि भाई फलाने क्लाइंट को इतनी तारीख को ये एक ईमेल भेज देना और उसमें ये बातें लिख देना। आप उसको टास्क दो, फिर भूल जाओ। वो खुद प्लान करेगा, खुद एनालिसिस करेगा और खुद एग्जीक्यूट करेगा। अभी जनरेटिव एआई जो है तो हम यूज कर रहे हैं, वो गूगल की तरह है। आप टाइप करते हो, वो जवाब भेजता है, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पूछते हो, फिर वो रिफाइंड करके आंसर देता है, इंटरेक्शन करता है। तो आप फिर भी इन्वॉल्व हो, पर नोबडी वांट्स टू बी इन्वॉल्व। पैसा कौन देगा? अगर मेरे को ही काम करना है तो मैं पैसा नहीं दूंगा ना आपको। तो पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा एजेंटिक एआई से। एजेंटिक एआई ये है जो अभी इनिशियल फेज पे है, लेकिन ऑलरेडी टूल्स मार्केट में आने लग गए हैं। दैट इज वेरी स्कैरी एक्चुअली, कि आप उस एजेंट हो। इसलिए एजेंटिक एआई एजेंट इसलिए है कि वो आपने एजेंट को बाई किया है, किराए पे लिया है, अब उस एजेंट को काम देते जाओ जिसमें वो ट्रेंड है, और वो एजेंट खुद एग्जीक्यूट करेगा, प्लान करेगा, एनालिसिस करेगा और चीजें ऑटोमेशन पे अपना अपना काम करेगा। इसको थोड़ी सी रिसर्च करना, एनालिसिस करना। लॉ में भी एजेंटिक एआई उतनी स्ट्रॉन्ग आई नहीं है। ये जितने भी टूल्स हैं अभी वो एलएलएम मॉडल पे काम कर रहे हैं। कि जैसे अगर आपने बोला कि मेरे को एक पीआईएल ड्राफ्ट करनी है, तो आप उसको फैक्ट दे दो, ये है, वो आपको पीआईएल ड्राफ्ट करके दे देगा। अभी जो ये टूल्स आए हैं प्रो वकील और उस जैसे, तो ये आपको केस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। ये आपको जितने भी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स के, उनके एनालिसिस में मदद कर सकता है। वो एसएससी ऑनलाइन की तरह नहीं कि आपने वो डाला, आप तो केवल अपनी प्रॉब्लम डालो कि साहब ये मेरा केस है, ये फैक्ट्स है, ये मेरा प्रॉब्लम है, क्लिक किया, वो खुद ही आपको ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, खुद ही एनालिसिस करके आपको बता रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा जजमेंट अच्छा है, कौन सा जजमेंट खराब है, या ऑपोजिट साइड कौन कौन सा यूज कर सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। एसएससी में हम क्या करते थे, कीवर्ड्स डालते थे, फिर वो जजमेंट आते थे, फिर हमें फिर पढ़ने पड़ते, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस फिर इन्वॉल्व थी। यहाँ है कि आपने अपनी प्रॉब्लम डाली है और वो आपको रेलिवेंट केस लॉज दे रहा है एज पर योर प्रॉब्लम, नॉट पर एज पर योर कीवर्ड्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वी आर मूविंग फ्रॉम कीवर्ड कल्चर टू ए प्रॉब्लम कल्चर। आप अपनी प्रॉब्लम डालो, जो आपको चाहिए वो डालो, वो आपको आएगा। तो यहाँ पे काम आसान हो जाएगा हमारा। केस टाइमलाइन हो गया, केस जर्नी हो गई, ये सब तो चलो छोटी चीज है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है कि आप जो डिसीजन लोगे उसमें यू कैन इंटरेक्ट विद दिस जनरेटेड, ये जो जितने भी ये सिस्टम्स हैं। ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल बी सरप्राइज टू सी सर, ऐसे टूल्स मैंने यूज किए हैं, मेरे वकील दोस्त जो दिल्ली बॉम्बे में वो यूज करते हैं, एंड दे आर सरप्राइज्ड, कह रहे हैं यार ये क्या है, मुझे जूनियर किस लिए चाहिए? क्योंकि जो जूनियर ड्राफ्ट करके लाता था उसमें 50 to 60% एक्यूरेसी थी, फिर थोड़ा सा अच्छा जूनियर है तो 70% है, फिर मेरे को बैठ के करना पड़ता। अभी जो ये टूल्स मेरे को ड्राफ्टिंग करके दे रहे हैं लगभग 90% एक्यूरेट आ रहा है। और ऐसा किस लिए? क्योंकि ऐसे नहीं है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। लगभग 70-80% तो सेम है, और 20-30% की जो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करते हैं वो ये यूज कर रहे हैं। 2026 में ये हाल है। आई थिंक यू शुड यूज दिस टूल्स विच कैन सेव योर टाइम फॉर ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग इज
क्लाइंट को लगता है कि वकील साहब ने इतना बड़ा ड्राफ्ट करके दिया है, पर हम वकील जानते हैं कि इसमें इंटेलिजेंट पार्ट कितना है। जो इंटेलिजेंट पार्ट है वो नॉट मोर देन 10% होता है, बाकी सब चीजें। तो इसलिए कई कोर्ट्स में तो जो बाहर टाइपराइटर होते हैं वही ड्राफ्टिंग का काम कर रहे होते हैं। भारत के सॉरी टू से बट 60-70% वकील ड्राफ्ट नहीं कर सकते। तो वो क्लाइंट लेके जाते हैं कि साहब ये मामला है, और बाहर वो टाइपराइटर कहता है बैठो, वो टाइप करके 1 घंटे में ले जाओ। तो ये ड्राफ्टिंग का काम आप यही टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी टाइम बच सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए। रिसर्च तो है ही, आप अपने रिसर्च केस बिल्डिंग, अपने केस को कैसे बिल्ड करो, एआई से इंटरेक्ट करो कि इस केस में अपोजिट लॉयर क्या क्या आर्ग्यू कर सकता है, अगर वो ये करेगा तो मुझे क्या काउंटर दे सकते हैं। आप वैसे ही एआई से इंटरेक्ट कर सकते हो जैसे एक सीनियर एडवोकेट से इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि सीनियर एडवोकेट नोज मोर देन यू। एक सीनियर एडवोकेट को ज्यादा अनुभव है, ज्यादा ज्ञान है, तो आप सीनियर एडवोकेट से जो राय लेते हो वो आप एआई से भी ले सकते हो। कई लोगों को भी लग रहा होगा नहीं साहब ऐसा होता नहीं है, सीनियर के पास ऐसा कुछ होता है जो वो दे देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक्सपीरियंस के ही बेस पे आपको कुछ बता रहा है, जो उसके अनुभव है जीवन के उस पे ही कुछ बता रहा है। ऐसा कोई नहीं होता है कि वो कोई भगवान से ऊपर से कुछ सुनाई देता है। और एक्सपीरियंस इज नथिंग बट डेटा। अगर उस डेटा को और अभी 2026 है, और डेटा सिस्टम में जा रहा है, जो चीज एक बार एआई में चली गई डेटा सेट में, वो हमेशा उसका परमानेंट पार्ट बन गई। देयर विल बी नथिंग सीक्रेट फॉर द एआई। ऐसी कोई ज्ञान, ऐसा कोई डेटा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ नहीं बचने वाला अगले 2 से 4 साल में जो कि एआई टूल्स को पता नहीं। एंड वी आर गिविंग इट वॉलेंट्री। आप समझिए इस चीज को, हम वॉलेंट्री दे रहे हैं, क्योंकि हम हमारी स्ट्रेटेजीज खुद एआई को बताएंगे कि नहीं इसमें अगर मैं ऐसा ऐसा कर लूं तो क्या हो, तो एआई कहेगा हाँ ऐसा भी होता है, पकड़ो। और इसी सजेशन को 10,000 लोगों ने डाला, इसका मतलब इसका एनालिसिस करो। Guys, I'm not trying to make you afraid, but as a matter of fact, it's a strong tool जो कि humans अपने welfare के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं। It is and it will be very very powerful tool, जिसको मुझे लगता है सभी को यूज करना चाहिए। जैसे हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ से अपने घर पैदल जाना चाहेगा। क्यों? हमें लगता है कि गाड़ी, स्कूटर इफिशिएंट टूल है, मेरा टाइम सेव करेगा। मैं यहाँ से 1 घंटे पैदल जाऊँ, इससे अच्छा 5-10 मिनट में चला जाऊँ, 50 मिनट में कुछ और कर लूँ। तो इसका आंसर भी अभी रिसेंट डेवोस में और डिस्कशंस में आ रहा है। बंद कर दो। जो वर्ड्स के थ्रू हो सकता है वो रिप्लेस हो